कागचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। हेलो गाइस, वेलकम on my YouTube channel Compteria. Today we will discuss about new subject lecture economics introduction and इट्स इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़। आज से मैं इकोनॉमिक के लेक्चर चालू कर रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से लेक्चर्स को सुने। यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी पीटी, बिहार के बीपीएससी एग्ज़ाम्स, 7 जेपीएससी पीटी, एमपी पीसीएस आगामी एग्ज़ाम्स, हर प्रकार के सिविल सेवा प्री और मेंस एग्ज़ाम के लिए अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण छवि लिए हुए अपने आप में समाहित है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हैं। सरल भाषा में मैं आपको पढ़ाता हूँ। बिना समय गवाए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था में धनशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था एक विकासमान शास्त्र है। समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थव्यवस्था की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें एडम स्मिथ ने कहा है अर्थशास्त्र धनशास्त्र का विज्ञान है। अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं अर्थशास्त्र में मनुष्य के व्यवहारिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। वॉकर कहते हैं अर्थशास्त्र ज्ञान का वो संग्रह है जो धन से संबंधित है। अर्थशास्त्र में मानव की संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसी देश की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र स्वयं में एक व्यापक अवधारणा है, मानव की समस्त गतिविधियों का अध्ययन करती है। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक शब्द इकोनोमिया EKONOMIA शब्द से हुई है। इसका मतलब है पूंजी का प्रबंधन। जब किसी व्यक्ति विशेष की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए तो वह व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था और समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए तो वह सामूहिक अर्थव्यवस्था कहलाती है। अभी वित्तीय क्रियाएं मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण कारक हैं, जिसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, इस पर भी बहुत से विचारकों में मतभेद है। अर्थशास्त्र का अध्ययन क्रमबद्ध किया जाता है। एक निश्चित क्रमबद्ध अध्ययन अर्थशास्त्र को समझने में मददगार होता है। ये विज्ञान के गुण को प्रदर्शित करता है। विज्ञान में एक निश्चित क्रियाकलाप एक निश्चित परिणाम प्राप्त करते हैं। इसी तरह अर्थव्यवस्था में निश्चित परिणाम के लिए उचित क्रियाकलाप करते हैं, इसलिए ये विज्ञान है। अर्थव्यवस्था नियमों में समृद्ध विषय, जहाँ पे अलग अलग परिस्थितियों में नियम भी बदलते जाते हैं, ये गुण प्रदर्शित करता है विज्ञान है। पूर्वानुमान और पूर्व ज्ञान से भी प्रभावित है, अतः ये विज्ञान को प्रदर्शित करता है। अब चर्चा करते हैं कला के कौन कौन से गुण हैं अर्थशास्त्र में। कलात्मक जीवन का अनुभव कराती है, इसलिए कला है। विभिन्न परिस्थितियों में मानवीय जीवन के आर्थिक व्यवहार व प्रभाव परिलक्षित होती है, इसलिए कला है। एक लक्ष्य निर्धारित करती है, उसे अपनी कार्य कुशलता से प्राप्त करती है, इसलिए ये एक कला है। आवश्यक और अनावश्यक कार्यों के मध्य विभेद पैदा करती है, इसलिए कला है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक के रूप में माने जाते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन, इसको ही अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक थी एडम स्मिथ ने लिखी थी, इसी पुस्तक को बोलते हैं अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखी है अल्फ्रेड मार्शल ने। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज रॉबिन्स ने लिखी है।
द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, J.M. कीन्स ने लिखी है। और इसी के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र की पुस्तक जिसका नाम मैं लेने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। द वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ ने लिखी है। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। इसमें किसी देश की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति का अध्ययन करते हैं। इसके जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। ये समष्टि अर्थशास्त्र का लघु रूप है और सिर्फ व्यक्ति विशेष की समस्याओं की पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। छोटे स्थान तक ही सीमित रहता है। और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र पे चर्चा करें, आर्थिक विश्लेषण का शास्त्र जिसमें समुच्चय का विश्लेषण संपूर्ण अर्थशास्त्र के रूप में कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय उत्पादन, बेरोजगारी, मुद्रा संकुचन, आर्थिक विकास, आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कर सकते हैं। इसके जनक जॉन मेनार्ड कीन्स को माना गया है। 1929 की विश्वव्यापी महामंदी की समस्या का समाधान अपनी पुस्तक में लिखा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें दिया गया है इसका समाधान। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र का इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सैद्धांतिक महत्व को देखें तो विधि का ज्ञान, सिद्धांतों में वृद्धि, मुद्रा प्रबंधन, तर्कशास्त्र में वृद्धि, विश्लेषण क्षमता बढ़ती है। अन्य शास्त्रों के संबंध में जानकारी और ज्ञान के लिए भी सैद्धांतिक महत्व है अर्थशास्त्र का। व्यवहारिक रूप में अर्थशास्त्र के क्या महत्व है, इस पर चर्चा करते हैं। श्रमिक को लाभ है, ये लिए उत्पादकों के लाभ, उपभोक्ताओं को लाभ, व्यापारी को लाभ, सरकार को लाभ, समाज सुधारक को लाभ के लिए और देश के विकास में लाभ के लिए। लाभ और हानि में समन्वय बनाने के लिए भी व्यवहारिक महत्व होता है अर्थशास्त्र का। अर्थ का मतलब है मुद्रा और व्यवस्था का मतलब है स्थापित कार्य प्रणाली। ये मिलकर बनता है अर्थव्यवस्था। मुद्रा की स्थापित कार्य प्रणाली, मुद्रा का व्यवस्थित उपभोग करना, ये सब अर्थशास्त्र को इंगित करते हैं। सबसे पहले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र रचा और इसको कई भागों में हम बांट सकते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र, ग्रामीण अर्थशास्त्र। भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर, वैश्विक संबंधों के आधार पर, जनता की कार्यशैली के आधार पर, कई आधार पे हम इसके सर्विस सेक्टर्स को बांट सकते हैं इकोनॉमिक्स के। विकसित अर्थव्यवस्था विकास के आधार पे होगी। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निर्माण निर्धारित स्तर से बहुत ऊपर होते हैं। इसमें मानवीय संसार अधिक शिक्षित, कार्य कुशल होता है। राष्ट्रीय आय में द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों का योगदान प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में अधिक होता है। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा, ये विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं। दूसरी है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था की चर्चा करें तो विकासशील अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम होती है। कृषि उद्योग पिछड़े होते हैं। बचत पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होता है। विकासशील देश में अप्रयुक्त या अर्ध प्रयुक्त मानव शक्ति होती है। संसाधनों की कम या अधिक मात्रा पाई जाती है। राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। विकासशील में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश आते हैं। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को अगर हम विस्तारित करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस को माना गया है। इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। उदारवादी
या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्पेशल फीचर्स को देखें, विशेषताओं को देखें। सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, निजी संपत्ति, उद्यम की स्वतंत्रता, लाभ का उद्देश्य, प्रतियोगिता पर जोर, मांग और आपूर्ति के नियम के आधार पर वितरण। दूसरी अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन, नियंत्रण समाज के पास है। और सिद्धांत को दिया था जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स। इसका उद्देश्य है लोगों का कल्याण करना और ये लाभ कमाने के लिए नहीं बनी है, जैसे कि चीन और पूर्व सोवियत संघ। स्पेशल फीचर्स की बात करें, सामाजिक अर्थव्यवस्था तो आर्थिक नियोजन, विषमताओं में कमी, सरकार का स्वामित्व, वर्ग संघर्ष की समाप्ति। और अगर मिक्स इकोनॉमी की बात करें तो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों इकोनॉमिक्स की विशेषताएं निहित होती हैं। मिक्स इकोनॉमिक्स के जनक को माना गया है जॉन मेनांडर केन्स। इस इकोनॉमी में सरकार और बाजार दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और सरकार और बाजार दोनों मिलकर कार्य करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में मिश्रित मूल्य पद्धति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व। वैश्विक संबंधों के आधार पर देखें, क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जो किसी बाह्य इकोनॉमी से संबंध नहीं रखती और न ही बाहरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित होती है। इसमें आयात और निर्यात की गतिविधियां शून्य होती है। नाउ द ओपन इकोनॉमी, ये ऐसी इकोनॉमी है जो वर्ल्ड के आर्थिक गतिविधियों को करती है। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की गतिविधियां संपन्न होती है। आधुनिक विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। जनता की कार्यशैली के आधार पर अगर हम चर्चा करें, कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सेवा अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कृषक अर्थव्यवस्था पर। किसी देश के अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% होता है या इससे अधिक भी हो सकता है। वो कंट्री कहलाती है कृषक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अब हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात करें तो किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा अगर 50% हो या इससे अधिक हो तो वो कंट्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के अंतर्गत आती है, नोन एज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कंट्री। नाउ सर्विस इकोनॉमीज, सेवा अर्थव्यवस्था। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 50% या किसी देश के अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 50% या इससे अधिक होता है तो वो देश औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है और प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। कृषि से संबंधित क्षेत्र शामिल होते हैं कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन। इस प्रकार के एग्जाम्पल होंगे प्राइमरी क्षेत्र में। नाउ द सेकेंडरी क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादों को एक नए उत्पाद के रूप में तैयार करता है। इसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसमें विनिर्माण कार्य होने से इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात, वाहन। और इसमें किसी वस्तु का उत्पादन होता है और उसे विनिर्माण कहा जाता है। नाउ द टर्शियरी क्षेत्र, ये इस तरह का क्षेत्र है जिसमें
सभी प्रकार के सेवाएं प्रदान की जाती है और इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन, संचार, सामुदायिक सेवाएं ये सभी शामिल किए जाते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था का भी वितरण हम देखेंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसमें निम्न आय वाले देश में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1025 या इससे कम है तो वो निम्न आय वाले देश में आते हैं। और निम्न आय वाले देश में जिस देश की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, निम्न मध्य आय वाले देश में जिस देश की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1026 से लेकर $3,995 के बीच होती है, इस श्रेणी में निम्न मध्य आय वाले देश आते हैं। अब उच्च मध्य आय वाले देश की बात करें, ऐसी इकोनॉमी, वैश्विक इकोनॉमी की बात करें, उच्च मध्य आय वाले देश, इस कैटेगरी में हम देखेंगे कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $3,996 से लेके $12,375 के मध्य होती है। और उच्च मध्य आय वाले की श्रेणी में इस प्रकार की कैटेगरी आती है। और उच्च आय वाले देश की अगर हम बात करें वैश्विक अर्थव्यवस्था में, तो प्रति व्यक्ति आय $12,375 या इससे अधिक होती है तो वो उच्च आय वाले देश में आते हैं। आज का लेक्चर मैंने आपको दिया और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था। अगले लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स और रिवीजन नोट्स, वन लाइनर, वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्विज को कराऊंगा। लेकिन आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप मुझको बताएं मेरा ये इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी एंड अगर कहें तो इकोनॉमी का या इकोनॉमिक्स का लेक्चर कैसा लगा। आज मेरा ये इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर है, चूँकि लोक सेवा आयोग की और UPSSC PET के वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी इस समय भरे जा रहे हैं। OTR कर लेने के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे UPSSC की सभी भर्तियों के लिए, आपके डेटा सुरक्षित हो जाएंगे। एक बार OTR रजिस्ट्रेशन आप कर लें UPSSC की साइट पे जाके, भविष्य में जो भी फॉर्म निकलेंगे उसमें सिर्फ आपको फॉर्म की थोड़ी सी जानकारी देने पे ही आपके OTR से डेटा से वो ऑटोमेटिक रिकनेक्ट करके आपके फॉर्म को फिलअप कर देगा। ओनली आपको पेमेंट करना होगा। तो OTR रजिस्ट्रेशन UPSSC की साइट पे जाके ज़रूर कर लें। कल से ही OTR रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। OTR रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी आवश्यक रूप से और फोटो सिग्नेचर होना चाहिए। इस तरह की सामग्री को उपलब्ध करके आप UPSSC की वेबसाइट पर जाके OTR रजिस्टर कर लें और भविष्य में आगामी फार्म के लिए बहुत ही सुविधा होगी। और आज का लेक्चर इकोनॉमिक्स का आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मुझे आपकी सहभागिता का पता नहीं लग पाता। जो भी लोग लेक्चर सुन रहे हों वो लेक्चर्स के कमेंट बॉक्स में लेक्चर से रिलेटेड कमेंट ज़रूर किया करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में बहुत ही इम्पोर्टेंट PDFs मैं अपलोड कर देता हूं, जिसको डाउनलोड करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। लेक्चर्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल का नाम है कॉम्टेरिया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। कॉम्टेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्टेरिया पूर्णतः निःशुल्क YouTube चैनल है। यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्टेरिया। धन्यवाद।